नमस्ते। अगर आप इस व्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इस व्लॉग का पहला पार्ट ज़रूर देखिए। मैं कुछ सेंसिटिव बातें शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी पर्सनल और इमोशनल भी है मेरे लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं द फील गुड व्लॉग। ये बात है 2020 की। जैसे कि मैंने मेरे पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मेरी ग्रैंड मदर का डेथ हो गया था फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान। उनको 90 प्लस एज हो चुका था और उनका नेचुरल डेथ हुआ था। उसी दौरान पापा का भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनको वैसे तो पहले से कुछ इश्यूज़ तो थे ही, जैसे वो डायबिटिक थे काफ़ी सालों से। फिर उनको थायराइड की भी प्रॉब्लम हुई और कभी-कभार उनको एसिडिटी ये सब का भी इश्यूज़ रहता था। और 2014 में उनका एंजियोग्राफी हुआ था। जब मैं बैंगलोर से वापस रायपुर अपने घर गया, तब मैं पापा को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में लेके गया इमीडिएटली। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि उनको जनरल वीकनेस है और उनको काफ़ी सारे आईवी फ्लूइड्स वगैरह चढ़ाए गए, मल्टीविटामिन्स दिया गया। उस टाइम उनको काफ़ी ज़्यादा अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन का इशू हो रहा था। वो करीब 10 दिन तक एडमिट थे। डिस्चार्ज होने के बाद वो घर तो आ गए थे, पर उनको रिलीफ कुछ भी नहीं था। उनको हमेशा बैक पेन रह ही रहा था। क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट था, तो मैं अक्सर पापा को देखा करता था कि वो बेडरूम से निकल के हॉल की तरफ आते थे, फिर वापस बेडरूम जाते थे। तो कई बार, कई रात वो जगे रहते थे। तो मैं काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मुझे मेरे काम से ब्रेक लेके मुझे पापा को कंफर्ट करना पड़ता था। मुझे ये सब देखा नहीं जा रहा था। मैंने फिर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के उन डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। वो डॉक्टर जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के थे। तो उनका रिस्पॉन्स ये आया कि सेम मेडिसिन 1 से 2 महीने और उनको लेना पड़ेगा। क्योंकि रिलीफ तब भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने तब डिसाइड किया कि शायद पापा को अब सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है। तो मैंने सेकंड ओपिनियन भी लिया और लेने के बाद उधर से दूसरे डॉक्टर ने और कुछ मेडिसिन ऐड कर दिया, बट उनको रिलीफ कुछ भी नहीं हो रहा था। अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, पर पापा की हालत वैसी की वैसी ही थी। कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। जहां पूरे भारत में लॉकडाउन था और हॉस्पिटल में बेड मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, मुझे ये डर भी था कि हम में से किसी को कोविड ना हो जाए। अक्टूबर 5, 2020, पापा की हालत बहुत ख़राब हो चली थी। मैंने इमीडिएटली गाड़ी निकाला और पापा को बैठाया और निकल गए हम पहले वाले हॉस्पिटल, जो कि रामकृष्ण केयर रायपुर का। वहाँ पे पापा को फिर से एडमिट किया गया जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में। पिछले बार कोई दूसरे डॉक्टर देख रहे थे, लेकिन इस बार वो कोविड के कारण बिजी हो गए, तो हमको सेम डिपार्टमेंट के एक दूसरे डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने बताया कि उनको बोन कैंसर हो सकता है, जिसको कि मल्टीपल माइलोमा भी बोलते हैं। इसके अलावा अदर टेस्ट भी किए, जैसे सीटी चेस्ट, जहाँ पे मेंशन था कि उनको हेपेटोस्प्लीनोमेगली हुआ है, जो कि स्वेलिंग ऑफ लीवर एंड स्प्लीन है। स्प्लीन, अगर मैं बताऊं, तो वो लिम्फोसाइट जनरेट करता है, जो कि ब्लड को फिल्टर करता है। जब मुझे पता चला कि डॉक्टर मल्टीपल माइलोमा सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी टूट गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं पापा को क्या बताऊं कि उनको क्या हुआ है। ना ही मैं मेरी माँ को कुछ बता पा रहा था उस दौरान। तो मैंने मेरी दीदी, जो कि बेंगलोर में उस टाइम प्रेजेंट थी, मैंने उनको बताया कि पापा को मल्टीपल माइलोमा होने के चांसेस हैं। रामकृष्ण हॉस्पिटल में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये केस कैंसर की तरफ इंडिकेट कर रहा था और जो प्राइमरी कंसल्टेंट
थे इस केस के, वो एक जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर थे, और दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर एज इन ऑर्थो, न्यूरो और भी अलग अलग टाइप के डॉक्टर डिपार्टमेंट के आके पापा को देख के चले जा रहे थे, पर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से कोई भी नहीं आ रहा था उस दौरान। इसी बीच पापा का ब्लड लेवल काफ़ी लो चला जा रहा था, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था, तो उनको स्टेप डाउन आईसीयू में एडमिट किया गया था कुछ दिनों के लिए, और उस टाइम उनको कुछ ब्लड के यूनिट्स भी चढ़े थे। स्टेप डाउन आईसीयू में रहते रहते उनको पैरापेरेसिस भी हो गया। पैरापेरेसिस का मतलब होता है पार्शियल पैरालिसिस। एडमिशन के 3 दिन बाद ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर आए। वो डॉक्टर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के नहीं थे, वो थे संजीवनी हॉस्पिटल के। शायद वो विजिटिंग कंसल्टेंट होंगे। वो डॉक्टर आने के बाद उन्होंने 3 टेस्ट कराने बोले। पहला टेस्ट था बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो बायोप्सी और कुछ एक्सरेज लिखे गए थे। इसी के साथ कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी लिखा गया था। टेस्ट तो 9 अक्टूबर को हो गई थी, पर उसका जो रिपोर्ट था वो 5 से 6 दिन लगेंगे ऐसा बता रहे थे, और बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी 9 को नहीं हुआ, ये हुआ 10 तारीख को। पापा का हर एक दिन इम्पॉर्टेंट था और उनका हालत हर दिन डिग्रेड हो रहा था। इसी बीच मैं रायपुर के और एक कैंसर केयर हॉस्पिटल जिसका नाम है बालको मेडिकल सेंटर, उधर चला गया सेकेंड ओपिनियन लेने। वहाँ के डॉक्टर ने जब इन्वेस्टिगेशन देखा, ब्लड रिपोर्ट्स देखे, तो उन्होंने कहा कि ये बोन से रिलेटेड कैंसर कम दिख रहा है, लेकिन ब्लड से रिलेटेड हो सकता है। तभी उन्होंने 12 अक्टूबर 2020 को कह दिया था कि IHC मार्कर करके एक टेस्ट है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ये करने से हमको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का कैंसर है। और इसके अलावा हम वेट कर रहे थे बोन मैरो एस्पिरेशन और बोन मैरो बायोप्सी का टेस्ट रिज़ल्ट भी। जब मैं ये सेकेंड ओपिनियन लेके मेरे प्राइमरी कंसल्टेंट जो कि जनरल मेडिसिन के डॉक्टर थे, जो कि पापा का केस देख रहे थे, उनके पास लेके गया उनके चेम्बर में, तो उन्होंने मेरा जो सेकेंड ओपिनियन का पेपर था उन्होंने साइड कर दिया और मुझे बोले कि मुझे सेकेंड ओपिनियन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आई नो माई वर्क, और मुझे पता है कि पेशेंट का नीड क्या है। ऑनेस्टली तब मेरे लिए डॉक्टर भगवान के जैसे थे, क्योंकि सिर्फ वही मेरे पापा को ठीक कर सकते थे। यही सोच के मैंने मेरे प्राइमरी कंसल्टेंट को कुछ भी नहीं बोला। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे एक क्लोज रिटायर्ड सीनियर ऑर्थो सर्जन है जिनको रायपुर में हर डॉक्टर पहचानते हैं। जब मैं उनके पास सारे रिपोर्ट्स लेके बैठा तो उन्होंने अपने पॉकेट से तुरंत फ़ोन निकाला और मेरे जो प्राइमरी कंसल्टेंट थे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के, उनको फ़ोन करके बोला कि भाई इनको कीमो दो और टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। फिर आगे जो हुआ उससे मैं श्योर हो गया था कि यह हॉस्पिटल एक बिजनेस इंस्टीट्यूट है। इधर डॉक्टर्स के अंदर कोई इमोशनल फीलिंग्स नहीं होता है, बस पेशेंट को जितना लंबा बेड पे रख सके उतना ही उनकी पॉकेट भरता रहता है। पापा का IHC रिपोर्ट का वेट करते करते काफ़ी दिन हो गया था और मैं कहीं ना कहीं पापा के चेहरे पे देख पा रहा था कि वो रामकृष्ण हॉस्पिटल से उम्मीद खो रहे थे। ये देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे प्राइमरी कंसल्टेंट से अच्छे से बात करना पड़ेगा। जब मैं प्राइमरी कंसल्टेंट के चेंबर में पहुंचा, मेरा उनके साथ जम के आर्ग्यूमेंट हो गया। अब आर्ग्यूमेंट होने के बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट के हाथों एक लेटर लिख के दिया। ये हिंदी में एक लेटर था, डॉक्टर्स के जो प्रोग्रेस नोट होती है उसी में हिंदी में उनके असिस्टेंट ने लिखा। और यहाँ पे वो जो मैसेज था वो इस टाइप से था कि जो मरीज है वो काफ़ी गंभीर हालत में है, उनको BP, शुगर, इन्फ्लेमेटिक डिजीज़
और इस टाइप के डिजीज़ मेंशन किए गए हैं। साथ ही इस लेटर पे ये भी लिखा था कि उनके स्पाइनल कॉर्ड में कुछ मल्टीपल कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, पता नहीं, मैं ये समझ नहीं पाया था क्या लिखे हैं ये। और उसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किए हैं कि इसके कारण उनको बुखार, बेहोशी, ये सब भी स्थिति आ सकती है, जिसके कारण उनको आईसीयू में रखा जा सकता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब ऐसा लेटर मुझे आया डॉक्टर के थ्रू, उन्होंने मुझे बोला कि आप इसमें साइन कीजिए और अपना रिलेशन बताइए और ये पेपर डॉक्टर के पास जमा रहेगा। तब मैंने मना कर दिया कि मैं इसमें साइन नहीं करूँगा। बाद में वहाँ पे जो विजिटिंग डॉक्टर थे, उन्होंने हिंदी में फिर से लिखा कि जो परिजन हैं उन्होंने सिग्नेचर या हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया। ये ऐसा लेटर उन्होंने पहला दिया। जब ये बात मेरे प्राइमरी कंसल्टेंट के पास गया कि जो अटेंडर है पेशेंट का, उन्होंने साइन नहीं किया, उन्होंने दोबारा से अपने असिस्टेंट को एक दूसरा लेटर जनरेट करने को कहा। मैं पढ़ के बताता हूँ कि क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि सहमति पत्र, हमें हमारी मरीज के गंभीर हालत के बारे में बताया गया है। मरीज को पुराना डायबिटिक, ब्लड प्रेशर तथा PIVD प्रोलैप्स्ड इंट्रावर्टिबल डिस्क की बीमारी है। वर्तमान में मरीज के स्पाइनल कॉर्ड में दबाव है तथा मल्टीपल माइलोमा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए उनको उचित जांच किया जा रहा है। इसके मरीज को तेज बुखार, बेहोशी की तकलीफ होने के कारण संभावना है कि उनको आईसीयू में या वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा। मरीज की बीमारी का उपचार एवं खर्चे के बारे में बताया जा चुका है और हम सहमति दे रहे हैं कि उनका इलाज आगे किया जाए। डॉक्टर ने ये लिख के मुझे दिया दोबारा से साइन करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि उस डॉक्टर का जो मनोस्थिति था वो कैसा था। वो इमोशनली नहीं सोच रहे थे। मुझे अभी भी काफ़ी अजीब लगता है कि एक डॉक्टर कैसे मुझसे खुद लिख के मुझसे कहे कि आप साइन कर दो। मुझे ये सब देख के काफ़ी गुस्सा आने लगा और मैंने और एक चीज़ भी नोटिस किया कि पापा को इतने सारे मल्टीविटामिन्स दिए जा रहे थे फ्रॉम डे 1। तो वो जिस हालत में गए थे, वो एक लीन शरीर लेके गए थे, काफ़ी दुबले भी हो गए थे वीकनेस के कारण, लेकिन उनको IV फ्लूइड दे के उनका जो शरीर है काफ़ी फूल गया था। तो आप देख सकते हैं ये इनका बिफोर एंड आफ्टर वाला पिक्चर। ये बात 27 अक्टूबर 2020 की है, जब ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर ने पेट स्कैन के लिए भी पापा को रेकमेंड किया। 28 अक्टूबर को पेट CT हुआ। डॉक्टर ने कहा कि उनका बॉडी 85% कैंसर सेल से स्प्रेड हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक डॉट्स, ये लीजन्स हैं, कैंसर लीजन्स। साथ ही IHC रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि पापा को ब्लड कैंसर है, ना कि बोन कैंसर। ये जो कैंसर है इसको DLBCL कहते हैं, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, जो कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का एक टाइप है। 30 अक्टूबर 2020 ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर आए। उन्होंने फिर से सारे रिपोर्ट्स देखा, पेट स्कैन देखा और अपने डॉक्टर नोट्स में ये लिखे कि इनको अब 5 से 7 दिन के बाद कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले फिर से कुछ मल्टीविटामिन्स ये सब चलने वाले हैं। साथ ही में वो ऑन्कोलॉजी के जो डॉक्टर थे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि वो मुझे लगता था कि वो विजिटिंग कंसल्टेंट है, वो संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। वो मुझे कहीं ना कहीं बार बार पुश करते रहते थे कि आप संजीवनी में उनको एडमिट कीजिए, क्योंकि ये जनरल मेडिसिन का केस नहीं है, ये कैंसर का केस है। और सेकेंडली जो मेरे प्राइमरी कंसल्टेंट थे रामकृष्ण हॉस्पिटल के जनरल मेडिसिन के जो डॉक्टर, वो ये केस को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। तो ये देखते हुए मैंने तभी डिसाइड किया कि अब मुझे बाल को जाना ही पड़ेगा। तो मैं उसी दिन निकल गया
बाल्को मेडिकल सेंटर, और वहाँ पे डॉक्टर से जब मैं सारी रिपोर्ट्स रख के डिस्कस किया तो उन्होंने भी मेरे साथ एग्री किया कि उनको तो कीमो लगना चाहिए था बहुत पहले ही। मैं जब वापस रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल गया, मैं जाते ही मैं पहले डॉक्टर के चेम्बर में गया और उनसे मेरी जम के बहस हुआ। मेरे साथ उस टाइम एक अंकल भी थे, उन्होंने भी जम के डॉक्टर के साथ बहस किया। उसके बाद हमने इमीडिएटली पापा को डिस्चार्ज कराया और हम निकल गए सीधा बाल्को मेडिकल सेंटर रायपुर।